After VACPR, we will discuss about the bond parameters. Bond parameters. कौन कौन से बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं? सबसे पहले आपके पास आता है बॉन्ड एनर्जी। सेकंड अपने पास आता है फर्स्ट बॉन्ड लेंथ, ले लेते हैं फर्स्ट बॉन्ड लेंथ। सेकंड आपके पास आता है बॉन्ड एनर्जी और थर्ड वन इज बॉन्ड एंगल। थर्ड वन इज बॉन्ड एंगल। तो जनरली ये तीन बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट आता है बॉन्ड लेंथ, सेकंड आता है बॉन्ड एनर्जी और थर्ड आता है आपके पास बॉन्ड एंगल। अब अपने को बात किसके हिसाब से करनी है कि बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल होते क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल, एंड विच फैक्टर अफेक्ट द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल। कौन कौन से फैक्टर इनको अफेक्ट करते हैं? कि आपको कोई एग्जांपल दे दे, आपको बता दे कि भैया किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा या किसका बॉन्ड एंगल कम होगा, या व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, या व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल या बॉन्ड एनर्जी। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो इन सबको अपन क्या कहते हैं? बॉन्ड पैरामीटर्स कहते हैं। तो फर्स्ट अपने पास आएगा कि व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की बात करें कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, तो देखिए आपको पता होगा कि बॉन्ड किसके बीच में बनता है? बॉन्ड दो एटम्स के बीच में बनता है। तो दो एटम के न्यूक्लियस की बीच के डिस्टेंस का जो एवरेज होता है उसको आप क्या कहते हो? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? द एवरेज ऑफ द डिस्टेंस between nuclei of two atoms which are bonded with each other known as bond length. bond length की अगर बात करें, bond length is the average distance between nuclei of two bonded atoms. टू बॉन्डेड एटम्स, कि आपके पास दो एटम है, उन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है, उसके एवरेज को आप क्या कहोगे? बॉन्ड लेंथ कहेंगे। उसको अपन क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं? कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले देखिएगा साइज ऑफ सेंट्रल एटम। साइज ऑफ सेंट्रल एटम। साइज ऑफ सेंट्रल एटम, कि आपके पास सेंट्रल एटम कौन सा है? जैसे मैं अगर बात करूं कि मेरे पास HF है, मेरे पास HCl है, मेरे पास HBr है और मेरे पास HI। तो यहाँ सेंट्रल एटम कौन होगा? फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम प्रेजेंट होते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो मैं अगर सेंट्रल एटम के साइज की बात करूं तो एज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ इज ऑल्सो इंक्रीजेज। साइज इंक्रीज होगा सेंट्रल एटम का तो बॉन्ड लेंथ भी आपके पास क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो जब आप टॉप टू बॉटम आते हो, यहाँ पे टॉप टू बॉटम आने पर साइज जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज। साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर? ऑर्डर क्या रहेगा? ऑर्डर देखिएगा, सबसे ज्यादा HI की बॉन्ड लेंथ, फिर आपके पास HBr की, फिर आपके पास क्या आएगा? HCl और फिर आपके पास क्या आएगा? H। इट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। सबसे ज्यादा HI की, फिर HBr की, फिर HCl की, फिर HF की। HI की सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है। तो सेंट्रल एटम का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा उसकी क्या रहेगी? बॉन्ड लेंथ रहेगी। उतनी ही ज्यादा क्या रहेगी? उसकी बॉन्ड लेंथ रहेगी। ये फर्स्ट फैक्टर। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। दो बॉन्डेड एटम्स हैं, उसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का जो एवरेज होगा उसको आप क्या कहोगे? बॉन्ड लेंथ कहोगे। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं?
तो सबसे पहले आता है साइज ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के साइज पे। तो बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ सेंट्रल एटम। अगर आप साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज करते हो तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल HF, HCl, HBr, HI टॉप टू बॉटम आते हैं, साइज क्या होती है, इंक्रीज, तो बॉन्ड लेंथ भी आपके पास क्या होगी, इंक्रीज। देन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इज HI की सबसे ज्यादा और HF की क्या रहेगी, सबसे कम रहेगी। सेकंड फैक्टर देखिएगा, मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग क्या हो गया कि दो एटम है उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड होगा या आपके पास डबल बॉन्ड होगा या आपके पास क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज होती है, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वैसे वैसे आपके पास क्या रहेगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ आपके पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मीनिंग क्या है कि अगर आपके पास कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज हो रही है। दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी वन, एक ही आपके पास बॉन्ड है। दो एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड। दो एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो जब आप यहाँ से लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। और अगर मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज होती है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज। यानी कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, एथेन की। यानी कि दो कार्बन एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, सबसे ज्यादा। और सबसे कम किसकी होगी, एथाइन की। यानी कि अगर दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, सबसे कम। तो जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज होती है बॉन्ड लेंथ भी आपके पास क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये सेकंड फैक्टर था। नेक्स्ट देखिएगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर। जैसे जैसे आप परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। कि जैसे फॉर एग्जांपल बात करें अपन, C2H6, C2H4, CH। यहाँ पे अगर इस परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें अपन, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर आपके पास कितने होंगे, 25%। यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने होंगे आपके पास, 33.33%। यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें तो वो आपके पास कितने आएंगे, 50%। अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं सी एच बॉन्ड की, क्योंकि ये अपन डिफाइन कर चुके हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की मैं बात करूं तो ये मैंने बता दिया कि मल्टीप्लिसिटी पे डिपेंड करती है। सी सिंगल बॉन्ड सी होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा। और सी ट्रिपल बॉन्ड सी है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम। अपन अभी बात कर रहे हैं किसकी, सी एच बॉन्ड की। तो सी एच बॉन्ड में अपन देखेंगे कि आपके पास जो कार्बन एटम है उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे आपके पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। यहाँ पे कौन सा है, sp2। यहाँ पे कौन सा है, sp3, sp सॉरी। तो यहाँ पे अगर बात करें तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इस कार्बन के कितने हैं कि 25%। परसेंटेज एस कैरेक्टर इस कार्बन के कितने हैं कि सर 50% है। तो जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो देखिएगा सबसे ज्यादा किसकी होगी, sp3। मैं सी एच लिख रहा हूं यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ की अपन बात कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास क्या रहेगा, sp2। उसकी किसके लिए बात कर रहे हैं, सी एच बॉन्ड के लिए। और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, sp की। किसके लिए बात कर रहे हैं, सी एच बॉन्ड के लिए। यानी कि इन दोनों की बॉन्ड लेंथ, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ और इन दोनों की बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसे
अफेक्ट होती है किससे, परसेंटेज एस कैरेक्टर से। तो जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज। यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर 25%, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर 50%। तो आप यहाँ से लेफ्ट टू राइट आ रहे हो तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो जो सी एच बॉन्ड लेंथ है वो आपके पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो तीन फैक्टर थे जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते थे। फर्स्ट आपके पास था साइज ऑफ सेंट्रल एटम, सेकंड आपके पास था मल्टीप्लिसिटी, थर्ड आपके पास था परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड आपके पास बॉन्ड पैरामीटर आता है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड। दो एलिमेंट के बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रखा है, उसको ब्रेक करने के लिए, उसको डिसोशिएट करने के लिए जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको आप कौन सी कहते हो, उसको आप कहते हो बॉन्ड एनर्जी। उस एनर्जी को अपन क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी। लाइक आपके पास क्या है कि मान लीजिए कि ये आपके पास HCl है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को डिसोसिएट करके उसको वापस गैसेड स्टेट में H2 गैस प्लस Cl2 गैस, इसके लिए आपको जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपन क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। उसको अपन क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होती है कोई भी बॉन्ड जो है उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर आपके पास किसी भी कंपाउंड के लिए बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू ज्यादा आ रही है मतलब वो बॉन्ड आपके पास कौन सा बॉन्ड होगा, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो ध्यान रखिएगा, बॉन्ड एनर्जी होती क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ए कंपाउंड, है ना, और उसको वापस कौन से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी कंपाउंड को गैसेस स्टेट में उसके एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हो उसको अपन कौन सी एनर्जी कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले देखिएगा साइज ऑफ सेंट्रल एटम। और इन सबसे पहले मैं एक बात बताता हूं आपको कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, कम। तो जो फैक्टर अपन पढ़ के आए हैं बॉन्ड लेंथ में वो सारे आप रिवर्स कर दीजिए। जो आप फैक्टर पढ़ के आए हो बॉन्ड लेंथ में वो सारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। सर कैसे, कि फर्स्ट साइज ऑफ सेंट्रल एटम, मैंने कहा साइज अगर इंक्रीज होगा सेंट्रल एटम का तो जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होगी। साइज इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, और बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम का आप साइज इंक्रीज करोगे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज। और बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। कि सर कैसे, कि पहले आपके पास दो एटम इतनी डिस्टेंस पे थे, फिर आपके पास डिस्टेंस इतनी हुई, फिर आपके पास डिस्टेंस इतनी हुई, और फिर आपके पास डिस्टेंस और ज्यादा हो। यानी कि एक सेंट्रल एटम का जो न्यूक्लियस है उसका और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो सराउंडिंग एटम है उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा। डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाएगी तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम। और अट्रैक्शन फोर्स अगर कम हो जाएगा तो अगर आप थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड डिसोशिएट हो जाएगा। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है वैसे वैसे अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ सराउंडिंग एटम क्या हो जाता है, डिक्रीज। और अट्रैक्शन अगर कम हो जाएगा तो बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक। इजीली ब्रेक हो जाएगा मींस कि बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी।
तो जैसे अपन बात कर रहे थे, मैंने कहा मेरे पास HF है, मेरे पास HCl है, मेरे पास HBr है और मेरे पास HI है। HF है, HCl है, HBr है और मेरे पास HI है। ये सब चीजें हैं मेरे पास। मैं यहां से यहां जाऊं तो साइज ऑफ सेंट्रल एटम क्या होता है? इंक्रीज। आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा, फ्लोरीन का साइज सबसे कम। आयोडीन का सबसे ज्यादा, फ्लोरीन का साइज सबसे कम। अब देखिएगा, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ आपके पास क्या होगी? इंक्रीज। और बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज हो जाती है तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। यानी कि ऑर्डर क्या रहेगा कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी HF की, फिर आपके पास किसकी होगी? HCl की, फिर आपके पास किसकी होगी? HBr की, और फिर किसकी होगी? HI की। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा HF की रहेगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है उनके बीच की डिस्टेंस क्या है? कम। अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम। अट्रैक्शन फोर्स अगर मैक्सिमम होगा तो बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। और HI की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, वीक। वाई? क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है तो अट्रैक्शन क्या होगा? कम। अट्रैक्शन कम होगा तो बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये आपके पास बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर रहेगा। फर्स्ट आपके पास फैक्टर इफेक्ट था साइज ऑफ सेंट्रल एटम। साइज ऑफ सेंट्रल एटम ये फर्स्ट फैक्टर था। नेक्स्ट देखिएगा, अब मैं इसकी बात करूं, F2 Cl2 Br2 and I2, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी? कि बॉन्ड एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? यहां पे मैं अगर बात करूं कि किसकी बॉन्ड एनर्जी की, कि किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी, या फिर बात करें कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, FF CL BR और II, ये आपके पास बॉन्ड का फॉर्मेशन। हालांकि सबके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, सबके अगर वैलेंस शेल की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास? सेम है। कि फ्लोरीन की बात करें तो भी आपके पास यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन। चाहे फ्लोरीन की बात करें, चाहे क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल क्या है? सेम। बट मैं अगर बात करूं कि फ्लोरीन का साइज क्या है? सबसे छोटा, तो अपन अगर ऊपर वाले कंसेप्ट की बात करते हैं तो अपन ये कह देते हैं कि बॉन्ड लेंथ ऑफ फ्लोरीन एंड फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन एंड क्लोरीन। यानी कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल में दोनों एटम के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? कम है। और क्लोरीन से क्या है आपके पास? कम होगी। और इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। बट मैं अगर बात करूं कि यहाँ पे साइज कम है और साइज कम होने के कारण से जो इनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? कि आपके पास यहाँ पे 1 2 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। कि सर यहाँ पे भी तो 3 है बट इसका साइज क्या है? ज्यादा। रिपल्शन क्या होगा? कम। कि सर यहाँ पे भी तो 3 है तो इसका साइज क्या है आपके पास? ज्यादा। फ्लोरीन और फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का साइज क्या है? छोटा है। तो यहाँ पे जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। क्योंकि वो पहले से ही बॉन्ड को ब्रेक करना चाहेंगे और ऊपर से आपने एनर्जी दी, तो थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी देते ही दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। तो करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा आपके पास? कि Cl और Cl की सबसे ज्यादा, उसके बाद किसकी रहेगी? कि सर Br और Br की, उसके बाद किसकी रहेगी? F और F की, और उसके बाद किसकी रहेगी? I और I। बिकॉज ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं फ्लोरीन में, सब में होते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर फ्लोरीन का साइज क्या रहता है? छोटा। फ्लोरीन का साइज छोटा होगा तो रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर एंड लोन पेयर क्या रहेगा? ज्यादा।
और जितना ज्यादा आपके पास रिपल्शन होगा बॉन्ड उतना ही क्या हो जाएगा, वीक, और बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, यानी कि बॉन्ड एनर्जी की कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होगी। तो करेक्ट ऑर्डर आपके पास क्या आएगा, CL Br FF एंड II, यानी कि सबसे ज्यादा किसकी होगी, Cl2 की, फिर Br2 की, फिर F2 की, और फिर आपके पास किसकी आ जाएगी, I2 की। इट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो फर्स्ट फैक्टर था साइज ऑफ सेंट्रल एटम। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड आपके पास आता है इसमें मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग बताया था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, है ना। बॉन्ड लेंथ में अपन ने क्या बात करी थी कि सी सिंगल बॉन्ड सी सबसे ज्यादा होगी, सी डबल बॉन्ड सी उससे कम, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी सबसे कम होगी। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताया था। मैंने कहा इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। इसकी बॉन्ड लेंथ अगर सबसे कम हो रही है सी ट्रिपल बॉन्ड सी की, यानी कि इथाइन की मैं अगर बात करूं, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या रहेगी, सबसे ज्यादा। तो जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, आपके पास ज्यादा हो जाएगी। यानी कि ऑर्डर क्या आएगा, सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, एंड आपके पास क्या आ जाएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड। ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा आपके पास। बॉन्ड लेंथ का इसका रिवर्स था, बॉन्ड एनर्जी का क्या रहेगा, सबसे ज्यादा सी ट्रिपल बॉन्ड सी की, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है उसको डिसोशिएट करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट। फिर डबल बॉन्ड, और फिर आपके पास कौन सा आएगा, सिंगल बॉन्ड। थर्ड फैक्टर देखते हैं। परसेंटेज एज कैरेक्टर। परसेंटेज एज कैरेक्टर की बात करें तो ये भी किसका जस्ट रिवर्स होगा, बॉन्ड लेंथ का, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी एक दूसरे की क्या होती है, रेसिप्रोकल। कि अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा, कि यूं बात करें तो परसेंटेज एज कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड एनर्जी। परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड एनर्जी। जैसे जैसे आप एस कैरेक्टर इंक्रीज करोगे, बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, आपके पास इंक्रीज होगी। तो मैं बात करूं sp3CH, sp2CH और sp यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर 50, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर 25। तो इसकी जो आपके पास बॉन्ड एनर्जी है वो क्या रहेगी, ज्यादा। इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या रहेगी, सबसे कम। ये तीन फैक्टर थे जो पीछे अपन पढ़ चुके थे, उसका जस्ट रिवर्स करना था। चाहे आप साइज ऑफ सेंट्रल एटम की बात करें, चाहे आप मल्टीप्लिसिटी की बात करें, चाहे आप परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें। नेक्स्ट देखिएगा, फोर्थ वन, नंबर ऑफ लॉन पेयर। कि जैसे जैसे नंबर ऑफ लॉन पेयर इंक्रीज होते हैं, तो नंबर ऑफ लॉन पेयर इंक्रीज होने से क्या होगा, कि लॉन पेयर और लॉन पेयर दोनों पे चार्ज क्या रहता है, लॉन पेयर पे सेम। जैसे जैसे नंबर ऑफ लॉन पेयर इंक्रीज होंगे, रिपल्शन भी क्या होगा, आपके पास इंक्रीज। और अगर रिपल्शन इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। कि मैं अगर बात करूं कि मेरे पास कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे इन दोनों कार्बन एटम पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। नाइट्रोजन की बात करें तो इस पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाता है, लोन पेयर। यहाँ पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, कि सर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। बाकी मान लीजिए कि बॉन्ड बंद रखे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर 0, यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर 1, यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर आपके पास कितने हो गए, 2। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज हो रहे हैं, तो इनके बीच में रिपल्शन भी क्या होगा, रिपल्शन भी इंक्रीज होगा। और दो एटम के बीच में अगर रिपल्शन ज्यादा होगा, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है
क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी, सी सिंगल बॉन्ड सी की, फिर एन सिंगल बॉन्ड एन की, और फिर ओ सिंगल बॉन्ड ओ की। क्योंकि ओ सिंगल बॉन्ड ओ में अगर अपन देखें नंबर ऑफ लॉन पेयर्स कितने हैं, 2। हर एक एटम पे कितने एटम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 2, 2 यहाँ 2 यहाँ। यहाँ पे बात करें 1 1, यहाँ पे बात करें कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो रिपल्शन भी नहीं होगा, रिपल्शन नहीं होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो रिपल्शन भी ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास, कम हो जाएगी। तो ये फोर्थ फैक्टर था, नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ फैक्टर पहले मैंने आपको बता भी रखा है पीरियोडिक में, दोबारा बता देते। फिफ्थ फैक्टर अपने पास आता है चेंज इन ईएन, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जो है, डेल्टा ईएन की बात करें, या फिर अपन बात कर लेते हैं सिंपल सा डेल्टा ईएन, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो वहां पे भी मैंने बताया था कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, डेल्टा ईएन के। एज डेल्टा ईएन इंक्रीजेस बॉन्ड एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजेस। के सर कैसे, ये आपके पास HF, ये आपके पास HCl, ये आपके पास HBr, और ये आपके पास HI। इसकी ईएन कितनी 2.1, इसकी कितनी 4.0, इसकी 2.1, इसकी कितनी 3.0, इसकी 2.1, इसकी कितनी 2.8, इसकी हाइड्रोजन की 2.1 और इसकी कितनी 2.5। तो डेल्टा ईएन की बात करें तो इसकी कितनी होगी 1.9, इसकी कितनी हो गई 0.9, इसकी कितनी हो गई 0.7, इसकी कितनी हो गई 0.4। तो जब HF से HI की तरफ जाते हैं तो डेल्टा ईएन क्या हो रहा है, डिक्रीज। डेल्टा ईएन अगर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी और बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास, डिक्रीज होगी। यानी कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी, HF की, और सबसे कम किसकी, HI की। तो अगर बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें तो बॉन्ड लेंथ और डेल्टा ईएन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है, पर बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी और डेल्टा ईएन जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो दो फैक्टर कंप्लीट हो गए, फर्स्ट आपके पास था बॉन्ड लेंथ और सेकंड आपके पास था बॉन्ड एनर्जी।